नमस्कार, मैं आशीष मंडल और आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। ऐसे में सबसे चौंकाने वाला मामला जो सामने आया वो यूपी से आया है, क्योंकि इस बार यूपी में अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात की जाए उसकी अपेक्षा बीजेपी को बहुत कम सीटें मिली है। ऐसे में हमारे साथ इसी मामले में बात करने के लिए मौजूद है हरीश जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि यूपी में इस बार बीजेपी की प्रदर्शन लचर रही और साथ ही साथ अखिलेश ने ऐसा क्या किया कि उनकी पार्टी इस बार बगैर बीएसपी यूपी में अपना धाक जमाने में कामयाब रही। बिल्कुल आशीष, देखिए यूपी के जो परिणाम है ना वो बिल्कुल ही बेहद चौंकाने वाले हैं। पिछले जो 2019 के जो जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो क्या कहते हैं एनडीए को उसमें 62 सीटों पर जीत हासिल हुई, 80 में से 62 सीटें, ठीक है। लेकिन इस बार के जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। इस बार के आपको बता दूं जो क्या कहते हैं सपा सबसे बड़ी पार्टी अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो बन के उभरी है, उसको 37 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वहीं इसके इतर बीजेपी को मात्र माफ कीजिएगा, सपा को 37 और बीजेपी को 33 सीटों पर जीत हासिल हुई है। इसके अलावा कांग्रेस 6, आरएलडी को 2 और आजाद समाज पार्टी को 1 और अपना दल को 1 सीट हासिल हुई है। तो ये जो यूपी के जो लोकसभा चुनाव परिणाम है इसमें जो है सपा बीजेपी से भी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और इस जीत का श्रेय एक और एक शख्स को जाता है, वो है अखिलेश यादव। इसके बहुत सारे कारण हैं, उसके बहुत सारे फैक्टर हैं, क्या कहते हैं आशीष। इस पर सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो अखिलेश यादव ने है इस बार पूरी ताकत जो है कि इस बार लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में अपना कॉन्सेंट्रेट रखा और उस पर पूरी ताकत झोंक दी। सबसे पहला जो उन्होंने जो रणनीति बनाई सीट शेयरिंग को लेकर, ठीक है। आपको बता दूं कि इस बार जो है कि अखिलेश यादव ने जो 80 सीटों में से 62 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा, जिसका फायदा उन्हें यहाँ पे सीधा सीधा होता हुआ मिला और इसका रिजल्ट ये है कि 37 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की। इससे पहले जब 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने मायावती की बसपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और उसके परिणाम उनको अपेक्षाकृत नहीं मिले थे। इसके अलावा जो यूपी में अखिलेश का या इंडिया अलायंस की जीत का जो बड़ा कारण रहा वो रहा जो यूपी का जो सियासी परिवार है सबसे बड़ा अखिलेश यादव परिवार, वो इस चुनाव में पूरा एकजुट दिखाई दिया। चाहे क्या कहते हैं शिवपाल यादव हो, जो उनके दूसरे चाचा हैं, वो सभी लोग एक साथ एकजुट हुए और एक ही साथ मिलकर उन्होंने चुनाव में अपनी पूरी ताकत जोगी। इसके इतर जो 2019 में बताऊँ कि जो शिवपाल यादव थे, कहते परिवार में मनमुटाव के चलते वो उन्होंने पार्टी से अलग होते थे, अपनी पार्टी अलग पार्टी बनाई थी और उन्होंने अलग चुनाव लड़ा था, जिसका खामियाजा चुनाव में उन्हें उठाना पड़ा था। कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हैं कि परिवार में एकजुटता एक वजह रही जिस वजह से अखिलेश यादव की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के यूपी में हुई है। मेरा एक सवाल रहेगा आपसे कि इस जीत में जिस तरीके से यूपी में प्रदर्शन रहा अखिलेश यादव की पार्टी का, पीडीएफ फॉर्मूला जो था वो कितना हद तक कामयाब रहा और पीडीएफ फॉर्मूला का क्या असर रहा? क्या पीडीएफ फॉर्मूला ही ऐसा वो इम्पैक्टफुल बन के सामने आया जिसकी वजह से इतनी बड़ी पार्टी बन के उठी? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे एक बात समझने वाली, जब 2014 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे, जिस चुनाव के वोटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2-3 जो नारे दिए थे, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किए थे लोगों को, जिसका असर उनको वोटों में तब्दील भी हुआ था। एक दिया था उन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का और दूसरा 14 लाख सभी के खाते में, ठीक है। तो एक आम नागरिक क्या चाहता है? आम नागरिक चाहता है कि उसे कुछ धन मिले और उनके बच्चों को नौकरी मिले। तो वो जो नरेंद्र मोदी का जो नारा था वो जनता को अपील किया था। तो कमोवेश उसी के आसपास अखिलेश ने इस बार लोकसभा चुनाव में यूपी के वोटरों को साधने के लिए एक फार्मूला बनाया पीडीए का। पीडीए मतलब क्या कहते हैं, इसके अंदर इन्होंने क्या करा, अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित और क्या कहते हैं अल्पसंख्यक की उन्होंने इस बार राजनीति करी। इसी के इर्द गिर्द उन्होंने अपना चुनावी रणनीति बनाई। और इतना ही नहीं, जब कहते हैं सीट शेयरिंग को लेकर आई या उम्मीदवारों के चयन को लेकर बात आई तो अखिलेश ने बड़ी सूझबूझ के साथ क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी ने 17 सीटों पर दलितों को क्या कहते हैं पार्टी का उम्मीदवार बनाया और 29 सीटों पर ओबीसी के उम्मीदवार उतारे और 4 सीटों पर मुस्लिम और बाकी सीटों पर उन्होंने स्वर्ण जाति के उम्मीदवार बनाए। तो देखिए अखिलेश ने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत मतलब समाज के हर तबके को यहाँ पे साधने की कोशिश करी। जब क्या कहते हैं यूपी के अंदर जब क्या कहते हैं दलित और मुस्लिम की राजनीति क्या कहते हैं हर कोई पॉलिटिकल पार्टी इसका क्या कहते हैं फायदा उठाना चाहती है। अखिलेश को मालूम था कि उसका यूपी में दलित और मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ आता है या पिछला वोट बैंक उनके साथ आता है
तो उसका फायदा उनको इस चुनाव में मिलेगा और वो यहाँ पे ठीक उनको उसका यहाँ पे फायदा होता हुआ दिखा भी। देखिए, आपने कहा एक सीट शेयरिंग की बात की और साथ ही साथ आप जो कह रहे कैंडिडेट चयन, तो ये तो था कि अखिलेश यादव की पार्टी ने सीट शेयरिंग को लेकर एक फॉर्मूला बनाया कि किसे कितना सीट देना और सभी वर्ग को पकड़ने का प्रयास किया गया और साथ ही साथ कैंडिडेट का चयन भी अच्छा रहा। लेकिन क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से बीजेपी का प्रदर्शन रहा है, क्या उसमें सीट शेयरिंग या कैंडिडेट का चयन उनके लिए नुकसानदेह साबित हुआ? बिल्कुल, देखो कुछ मुद्दे हैं जिस पे बीजेपी हमें लगता है कि उसको बुलाने में या उस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने में कामयाब है। जैसे बहुत सारे ऐसे मामले हुए जिसमें लड़कियों के साथ छेड़छाड़ या बलात्कार के मामले जिसमें बीजेपी बैकफुट पे नजर आई। जहाँ तक इसके बाद दूसरा जो मामला है मुस्लिम वोटर्स का है, ठीक है। पिछले हमने कुछ दिनों में देखा जो अतीक अहमद और जो क्या कहते हैं दूसरे गैंगस्टर्स के साथ जो वह मुस्लिम जो गैंगस्टर्स है उनके साथ जो तो कहीं ना कहीं जो उनका वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे इफेक्ट होता हुआ दिखाई दिया। तो वो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं सपा के पक्ष में जाते हुए दिखाई दिया और उनका यहाँ पे फायदा हुआ। और ये महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे और खासकर यूपी की अगर बात करें तो पेपर लीक का जो मामला था, कहीं ना कहीं आपके अनुसार क्या ये मामला भी इस पूरे चुनाव के दौरान असरदार रहा? देखिए बिल्कुल, देखिए बेरोजगारी हमेशा से हर चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा हर चुनाव में बड़ा मुद्दा रहता है, ठीक है। यूपी के अंदर खास तौर पर यूपी सरकार ने सीएम योगी के नेतृत्व में अभी क्या कहते हैं शिक्षक भर्ती जो निकाली थी उसका पेपर लीक हुआ, उसको लेकर भारी बवाल हुआ। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को अच्छे से बुनाया, उन्होंने हर रैली में पेपर लीक का मामला पुरजोर तरीके से उठाया और युवाओं को साधने की कोशिश की। उन्होंने टारगेट किया युवाओं को, उन्होंने बताया कि अगर उनकी सरकार होती है उनके लोग यहाँ सत्ता में होते तो इस तरह के पेपर लीक नहीं होते। और उन्होंने कई दावे भी किए कि उनकी जब सरकार थी कहते हैं यूपी के अंदर तो उस दौरान इस तरह के पेपर लीक की घटनाएं नहीं होती। और उन्होंने क्या कहते हैं योगी सरकार की क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठाए, जो उन्होंने कहा कहीं अपनी रैलियों में जो सरकार एक पेपर लीक एक एग्जाम ठीक से कंडक्ट नहीं करा सकती तो उससे क्या ही उम्मीद करे युवा को होगी, नौकरी हो गया। उसके बाद वो भर्ती निकली नहीं, है ना। कई जो युवा थे उनकी जो एज थी वो क्रॉस हो गई, अब वो पेपर देने लायक रहे नहीं, वो बेरोजगार हो गए, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। इसे लेकर यूपी में काफ़ी दिनों तक क्या कहते हैं हंगामा आ रहा। युवाओं ने क्या कहते हैं सड़क पर उतर कर प्रदर्शन किया, चाहे यूपी पुलिस भर्ती को ही लेके हम देख ले, है ना। बहुत सारे ऐसे मामले हुए जिसपे क्या कहते हैं ये कहा जा सकता है कि यूपी में बीजेपी को उसका नुकसान हुआ और अखिलेश यादव ने इन मुद्दों का फायदा उठाया और चुनाव में उन्हें उसका। देखिए, इन तमाम जो रिजल्ट सामने निकल के आए उसमें यूपी से जो एक बहुत बड़ी सीट कही जा सकती है अमेठी का रहा, जहाँ पे वहाँ से बीजेपी के जो उम्मीदवार थी और सांसद भी रह चुकी हैं, उन्हें भारी हार का सामना करना पड़ा और उन्हीं किशोरी लाल शर्मा जिन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा कांग्रेस के टिकट से, उन्होंने पटखनी दी है। तो क्या लगता है कि स्मृति ईरानी का चुनावी कैंपेन जो रहा था या फिर कहाँ पर वो फेल दिखता हुआ नजर आया कि जिस वजह से स्मृति ईरानी भारी अंतर के साथ हारी? देखिए यूपी चुनाव में अमेठी सीट की इसीलिए बात हो रही है क्योंकि इस चुनाव से पहले तक या 2019 के चुनाव से पहले तक कहते हैं कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था। कांग्रेस के यूपी में 2 गढ़ हैं, अमेठी और रायबरेली। रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती आई है, लेकिन इस बार वो है कि क्या कहते हैं राज्यसभा से क्या कहते हैं राज्यसभा पहुंच चुकी है, तो रायबरेली की सीट खाली होगी। तो राहुल गांधी वायनाड के अलावा रायबरेली से चुनाव लड़े और वो जीत भी चुके हैं। और जहाँ तक बात है अमेठी की, अमेठी में क्या कहते हैं कांग्रेस चाहती थी कि उनका क्या है कि उनका एक बार फिर से उस सीट पर क्या कहते हैं वापसी हो। इसके लिए उन्होंने यूपी में अपने सबसे भरोसेमंद किशोरी लाल शर्मा को क्या कहते हैं रायबरेली से उठाकर क्या कहते हैं अमेठी में शिफ्ट करा। किशोरी लाल शर्मा क्या कहते हैं वही व्यक्ति हैं जो रायबरेली में सोनिया गांधी या क्योंकि कांग्रेस का सारा कारोबार देखते हैं, उन्हें वहाँ पे रायबरेली और इसके अलावा वो अमेठी का भी काम देखते हैं। राहुल गांधी जब वायनाड या दूसरी जगह पर भ्रमण करते हैं, दूसरे राज्यों में चुनावी प्रचार करते हैं, तो इस दौरान किशोरी लाल शर्मा ही वो व्यक्ति हैं जो क्या कहते हैं रायबरेली और अमेठी में जो कांग्रेस के लोग हैं या जो उनके समर्थक हैं उनके लोगों को काम देखते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो किशोरी लाल शर्मा क्या कहते हैं जमीन से जुड़े हुए या यूँ कहें कि इन दोनों सीटों पर उनकी मजबूत पकड़ है, जिसका फायदा उन्हें इस बार चुनाव में कांग्रेस को मिला। ये इन सबसे इतर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर हमने बीजेपी की बात करी, हमने कांग्रेस की बात करी, हमने एसपी की बात करी, लेकिन बीएसपी जिनका खाता नहीं खुला यूपी में,
जिनका पूरा आप कह सकते हैं कि यूपी से इनकी राजनीति की शुरुआत हुई और दलितों का एक बहुत बड़ा पार्टी बन के उभरा था और दलितों में अच्छी खासी पकड़ थी इनकी। लेकिन इस बार मायावती की पार्टी कहाँ विफल नजर आई, जिसकी वजह से यूपी में उनका खाता नहीं खुला। देखिए, मायावती की जो राजनीति है ना, वो दलित वोट बैंक की रही है, लेकिन पिछले कुछ चुनाव में वो क्या कहते हैं, राज्य वर राज्य सिमटती नजर आ रही है। अब यूपी में भी उनका जनाधार लगभग खत्म हो चुका है। ठीक है, इसके बहुत सारे क्या कहते हैं वजह हैं। क्या कहते हैं, जो दलितों की जो राजनीति थी उसमें क्या है, जो उनके जो वोट शेयरिंग था, जो वोट बैंक था, वो छिटक कर कहीं ना कहीं क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी, बीजेपी और दूसरे क्षेत्रीय दलों के पास चला गया। इसके अलावा राजनीति में क्या कहते हैं, पॉलिटिकल एक्टिवनेस की जरूरत होती है। मायावती उतनी पॉलिटिकल एक्टिव इस बार चुनाव में दिखी नहीं, उन्होंने गिनी चुनी रैलियां करी। इसके अलावा जब उन्होंने अपने एक उत्तराधिकारी के तौर पर जो आकाश आनंद को जो क्या कहते हैं स्थापित किया था, लेकिन ठीक चुनाव से पहले ऐसा कोई कारण हुआ कि उन्होंने उनको क्या कहते हैं उस पदवी से भी हटा दिया। तो कहीं ना कहीं जो उनका जो वोट बैंक जो बचा हुआ था, जो उनके मायावती की जो क्या कहते हैं वोटर थे, उनको एक मजबूत नेतृत्व बीएसपी के अंदर कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो जो वोटर है, जो दलित वोटर है, वो कहीं ना कहीं ऐसे नेता के साथ जुड़ना चाहेगा जो उनके लिए कुछ कहते हैं बहुत ही सक्षम कदम या ऐसे कारगर कदम उठा सके, जो उनकी आवाज़ पुरजोर तरीके से उठा सके। लेकिन अभी यूपी की राजनीति में कहा जाता है कि मायावती बहुत कम लोगों से मिलती है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने गिनी चुनी रैलियों में जाकर बहुत ही कम जगह पे जाके अपने प्रत्याशियों के लिए रैली करी। दूसरा कि वो सीट उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी उन पर कई तरह के संगीन आरोप शुरू से ही लगते रहे हैं। इस बार भी वो क्या कहते हैं लगातार चुनाव के आखिरी समय तक उम्मीदवारों को के नाम या उम्मीदवारों के नाम बदलते रहे, जिससे इसका खामियाजा बीएसपी को यूपी के अंदर देखने को मिला। सर, एक और सवाल रहेगा कि अयोध्या, जिसको लेकर के पूरे चुनाव के दौरान एक हाइप बनाया गया था कि राम मंदिर को लेकर के, लेकिन अयोध्या में बीजेपी की हार एकदम से नागाबाद गुजरी। आपको क्या लगता है इस सीट को लेकर क्या रहा होगा इस तरह की रणनीति, या फिर क्या वजह रही होगी कि यहाँ पर बीजेपी को हार मिली? देखिए, उसके बहुत सारे फैक्टर हैं जो अयोध्या में। देखिए, राम मंदिर का एक बात तो इस चुनाव में साफ होगी कि इस बार यूपी में खास तौर पर राम मंदिर और अयोध्या का मुद्दा जो बेनिफिट क्या कहते हैं बीजेपी या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री सोच रहे थे, वो उनका उतना फायदा मिलता हुआ नहीं दिखा। ठीक है, इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी बात ये रही कि जो अखिलेश यादव, यहाँ पे फिर एक बार अखिलेश यादव की बात करनी होगी। बीजेपी हमेशा ही क्या कहते हैं हार्डकोर हिंदुत्व की बात करती, सनातन की बात करती है, लेकिन अखिलेश यादव इस बार सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ मुड़ते हुए दिखे। इसका एक उदाहरण उस समय देखने को मिला जब स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी पार्टी में थे, तो उन्होंने हिंदुओं को लेकर कुछ इस तरह की बयानबाजी की, जिसको लेकर चौतरफा उन्हें क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को हमलों का सामना करना पड़ा। अखिलेश यादव ने बिना समय गंवाए क्या कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं जो यादव वोट बैंक था, जो हिंदू वोट बैंक था, उनका कहीं ना कहीं रुझान क्या कहते हैं वोट शिफ्ट हुआ अखिलेश यादव की तरफ। जाते जाते एक सवाल, आज दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक होने वाली है, किस तरह की रणनीति रहेगी और इस बैठक से क्या बातें सामने निकल रही है? देखिए, आज जो बैठक होने वाली है सिर्फ इंडिया अलायंस की नहीं, एनडीए की भी बैठक होने वाली है। एनडीए की बैठक सबसे पहले बता दें कि आज दोपहर में होगी, कुछ ही देर बाद अभी शुरू हो जाएगी, जिसमें क्या कहते हैं ये आखिरी कैबिनेट मीटिंग होगी। इसके बाद क्या कहते हैं मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया जाएगा। के बाद आने वाले जो दिनों में कि क्या सरकार की रणनीति उस पर चर्चा की। दूसरी बात, इंडिया अलायंस की बैठक बहुत अहम है। इसलिए अहम है क्योंकि जो दो किंग मेकर इस बार चुनाव में उभर के उतरे हैं, एक जेडीयू बिहार में और दूसरा आंध्र प्रदेश में। तो दोनों जो इंडिया अलायंस की जो बैठक हो रही है, इस बार उनकी कवायद है सरकार बनाने को लेकर। अगर वो जेडीयू में क्या कहते हैं नीतीश कुमार और क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश से क्या कहते हैं चंद्रबाबू नायडू को अपने पक्ष में करने पर कामयाब होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार से कहते हैं इंडिया अलायंस केंद्र में सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। तो जो बैठक होनी है वो इसी पर चर्चा होगी, कैसे वोटों कैसे नीतीश बाबू और क्या नाम है चंद्रबाबू नायडू को अपने पक्ष भी किया जाए, है ना। ये सारे इसी समीकरण के ऊपर आज इंडिया अलायंस की बैठक होगी। और आपको बता दें कि बिहार से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कहते दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, और बताया ये भी जा रहा है कि दोनों एक ही फ्लाइट में, और हो सकता है कि दोनों की इसी दौरान फ्लाइट के अंदर मुलाकात और कुछ चर्चा हो। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। नीतीश कुमार के बारे में हमेशा से सबको मालूम है कि वो कभी भी पाला बदल सकते हैं।
तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जानने के लिए कि शाम तक इंतजार करना पड़ेगा नीतीश बाबू आखिर में क्या कदम उठाते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे भी सामने आ गए। ऐसे में आपने देखा कि किस तरीके से यूपी में बीजेपी की जो लचर प्रदर्शन रही इस बार, उसको लेकर हमारे सहयोगी हरीश जी आपको तमाम वजह बता रहे थे और इनका कहना था कि कहीं ना कहीं जो कैंपेनिंग, कैंडिडेट चयन, इस तरह की और खासकर बेरोजगारी, महंगाई या फिर कहीं तो पेपर लीक जैसे मुद्दे इस बार के चुनाव में हावी रहे और यही वजह बनी कि इस बार बीजेपी का प्रदर्शन यूपी में लचर रहा। अब देखने वाली बात होगी कि आज के बैठक में, क्योंकि आज दोनों गठबंधन का बैठक होना है दिल्ली में और यहां से फैसला लिया जाएगा दोनों गठबंधनों की ओर से कि कौन किस तरह से किन के साथ जाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से कल माहौल बना था कि दो किंग मेकर इस चुनाव में सामने उभर के आए थे, वो किस तरफ अपना पाला रखते हैं, किस तरफ जाते हैं, उसके बाद तय हो पाएगी कि सरकार किसकी बन रही है और देखना दिलचस्प हो जाएगा। तो तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें खबर फास्ट डिजिटल। नमस्कार। नमस्कार।